राजनीति में आप नीतियों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हाल ही में आपने एक और नीति डिक्लेयर करने की घोषणा की है, जिसमें आपने कहा है कि गरीबी को ख़त्म कर लोगों को मध्यम अमीर बनाया जाएगा। इसके पहले भी कई राजनीतिक जो दल रहे हैं, उनके लीडर्स रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि गरीबी हटाएंगे। लेकिन हम 70-75 साल से देख रहे हैं कि देश में आज भी गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है। आपकी जो पॉलिसी है वो किस तरह से गरीबी को ख़त्म करेगी और ये पॉलिसी किस तरह से वर्क करेगी? क्या आपका विज़न होगा इस पॉलिसी को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री। इंडिया एक गरीब कंट्री नहीं है। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विद पॉलिटिशियंस हैविंग पावर्टी ऑफ नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस, एंड दीज पॉलिटिशियंस दे आर कीपिंग द पीपल पुअर एंड बैकवर्ड। यानी देश जो है वो, हमारा देश जो है, अगर हम नेचुरल वेल्थ के हिसाब से देखें, ह्यूमन वेल्थ के हिसाब से देखें, तो हमारा देश एक अमीर देश है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इकोनॉमिक्स और फिनेंस का जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसलिए वो देश की जनता को गरीब रख रहे हैं और बैकवर्ड रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में अगर हम ये नेचुरल वेल्थ और ह्यूमन वेल्थ और प्रोड्यूस्ड वेल्थ का अगर कैलकुलेशन करें तो कोई भी गरीब नहीं रह सकता। तो लेकिन इसके लिए विशेष पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और विशेष जो है जो वेल्थ है, जो उसका फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल जो वेल्थ है या एसेट्स जो बोला जाता है, उसको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उस तरह का एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका मैंने एक बड़ा अच्छा कैलकुलेशन किया है, और वो कैलकुलेशन बड़ा रियलिस्टिक होगा। अभी सिर्फ मैं डेटा को कोरैबोरेट कर रहा हूँ, और 2024 की जो एपीआई की जो नीति रहेगी चुनाव की, उसमें ये रहेगा। और जनवरी 2024 से मैं इस पर बोलना चालू करूँगा, क्योंकि यदि अभी मैं बोल दूँ तो मैंने देखा है कि इनडायरेक्टली फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले मेरी नीतियों को चुरा चुके हैं कई बार। जैसे सिटीजन्स वोटर राइट को, या मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बोला, तो उसको जो है वो पार्शियल बेसिक इनकम जो है वो राहुल गांधी जी ने ये कर लिया था। केजरीवाल भी मेरी बहुत सारी बातें की। इवन बीजेपी ने जो अभी परिवार को यूनिट बनाया पानी देने के लिए, सिलेंडर देने के लिए, ये भी मेरी नीतियों में कहीं ना कहीं डिक्लेयर था। तो मैं इसको समय आने पर कहूँगा, और केवल कहूँगा नहीं, मैं उसका पूरा कैलकुलेशन बताऊँगा कि कैसे ये किया जा सकता है। हर गरीब परिवार को, परिवार की बात मैं कर रहा हूँ, मिडिल रिच बनाया जा सकता है, मध्यम रूप से अमीर बनाया जा सकता है इंडिया में। इसके पहले भी आपने एक नीति की घोषणा की थी, E4S2R2 कुछ इस तरह से था। इसका क्या मीनिंग निकलता है पूरा, और क्या संदर्भ? देखिए, ये पॉलिसीज़ कई तरह की होती है। देयर आर मेनी लॉज एंड मेनी सॉल्यूशंस। मैं तो हरदम बोलता हूँ कि एक नहीं है, अनेक है। तो E4S2R2 जो है उसमें भी था एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंडाउमेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स था। S2 में हेल्थ एंड हाउसिंग था। S2 में स्किल्स एंड सोशल सिक्योरिटी था। एंड R2 में रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन था। तो ये भी पॉलिसी से जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं पॉलिसी कह रहा हूँ वो डायरेक्ट एकदम परिवारों को जो है, जो मान लीजिए BPL के अंदर है या BPL से थोड़े ऊपर है, उनको एकदम डायरेक्ट फोकस करके मिडिल रिच बनाएगी। तो ये थोड़ी अलग तरह की पॉलिसी है। और E4S2R2 तो जो है सभी के लिए है ही पूरे इंडिया में, वो तो एक पॉलिसी रहेगी API की। ट्राइबल राइट्स की आपको मास्टरी होना माना जाता है। आपने लगभग 30 पिटीशंस किए हैं, और 6 महत्वपूर्ण बिल आपने पार्लियामेंट में न होते हुए, आपका MP MLA न होते हुए भी आपने पार्लियामेंट को दिए हैं। किस तरह के ये बिल है, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसका किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप? यमलेश जी, 6 नहीं 16 है। 16 में 10 16 बिल होंगे सर। बिल है, 16 बिल है, 30 से ज़्यादा पिटिशंस है। 16 बिल में 10 बिल तो है, देखिए, चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह प्रातिनिधिक बनाने के लिए। देखिए, हमारे जो देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये FPTP जिसको बोला जाता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रल सिस्टम है। जैसे देखिए, आप चुनाव में खड़े, अब जिले का चुनाव हो रहा है, आप कह रहे देश का हो रहा है, लेकिन आप चुन रहे अपने ज़िले का प्रतिनिधि चुन रहे हैं। फिर एक को 5 लाख वोट मिले, एक को 5 लाख 1 वोट भी ज़्यादा मिले, और उसको 51% वोट ना हो, जिसको 5 लाख 1 वोट मिला है, तो वो पार्लियामेंट जाता है, 5 लाख वाला घर बैठता है, 5 लाख वोटर अप्रातिनिधिक हो जाते हैं। फिर इसमें 35-40% जो वोट लेता है उसकी सरकार बनती है। 60% वोट जिसके फेवर में है ही नहीं, उसकी सरकार बनती है। 100 में 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा वोटर्स उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो इसमें नहीं मिलता है। तो पहली बात तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम FPTP के साथ, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ होना चाहिए, ये इसका मेजर इशू था। फिर SC/ST के भी PR सिस्टम में मैंने रिजर्वेशन कैलकुलेट किया सीटों का, और महिलाओं का रिजर्वेशन का सीट कैलकुलेशन करके दिया। फिर MP MPLA की संख्या जो बहुत ज़्यादा, अभी 24 लाख 25 लाख पे एक MP हो रहा है, 4.5 लाख पर एक MLA हो रहा है, तो इसका परसेंटेज कम करने की ज़रूरत है। तो मैंने 1,500 MPs लोकसभा में होना चाहिए, कैलकुलेशन करके दिया। मेरे वजह से ये नया पार्लियामेंट जो बन रहा है, जहाँ 888 MP
होंगे, शायद 2029 में वो बिल आएगा। तो आपकी वजह से कैसे? मेरे वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन करके दिया मैंने पूरा, और मैं पहला लीडर हूँ जिसने मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एफपीटीपी में और पीआर में सिस्टमेटिक हर स्टेट में कितना सीटें आएगी, कितनी होगी, उसमें एससी की कितनी होगी, एसटी की कितनी होगी और महिलाओं की कितनी होगी, और पीआर में कितनी होगी और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बाकायदा मेरे बिल में कैलकुलेशन करके दिया। और ये मेरा बिल जो है शायद 2017 में मैंने पार्लियामेंट को दिया, और ये उसके बाद डिसीजन होके पिछले साल ये जो है नए संसद का ये आया 888। पीआर और एफपीटीपी की आपने बात की, अभी भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो भी इस बारे में नहीं जानते हैं, और देश के नागरिक तो बहुत ही कम है होंगे जो जानते होंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम दुनिया के देशों से और भारत की चुनावी व्यवस्था के संदर्भ पर अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म है, जो इलेक्ट्रल सिस्टम है भारत का, इसके ऊपर अगर हम दुनिया के देशों से कंपेरिजन करें तो किस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है देश में, क्या और दुनिया के देशों में क्या व्यवस्था है? देखिए, दुनिया में 102 देशों से ज़्यादा, यानी लगभग 55-60% देश जो हैं वो, जहाँ और पर्टिकुलरली जहाँ डेमोक्रेसी से, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है उसकी तो हम उतनी बात नहीं करेंगे, तो वहाँ सब जगह जो है आप देखेंगे कि मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है और वो पीआर सिस्टम ज़्यादा है। यानी वहाँ जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट होता है उसके उतने एमपी एंड एमएलए होते हैं। सपोज़ आप पीआर सिस्टम विद 0.15% अगर कट ऑफ लिमिट कर दे, तो आज एपीआई को अगर 10 लाख वोट मिल जाए तो उसके 3 एमपी हो जाएंगे, लेकिन 10 लाख वोट आप 3 पार्लियामेंट में भी लो तो आपका एक भी एमपी नहीं जीतेगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, वहाँ बजट से पैसा मिलता है या इलेक्टोरल फंड होता है, उससे पैसा मिलता है पार्टियों को और कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए, जो हमारे देश में नहीं है। एक गरीब इंसान फॉर्म तो भर सकता है लेकिन वो चुनाव लड़ नहीं सकता, चुनाव में जीत नहीं सकता, क्योंकि चुनाव में पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कह रहा है कि 90 लाख लगते हैं, 90 लाख होना चाहिए। फिर उसके अलावा भी पार्टीज़ अपने तरफ से भी बहुत खर्चा करती, तो एक गरीब इंसान फॉर्म तो भर सकता है, यानी हमने वोटिंग राइट दिया उसको, कहा कि नहीं कोई भी बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं बन सकता। फिर पार्टियों को कंपनीज जो डोनेशन देती है उस पर सीलिंग नहीं, पार्टियों के खर्चे पर सीलिंग नहीं, मीडिया किसको दिखाए नहीं दिखाए, कितना दिखाए, कैसा फेयर रिपोर्टिंग करे, इस पर कोई सीलिंग नहीं है। ईवीएम का एक बहुत बड़ा इशू है, ये आप जानते, बड़ा डिबेट में हुआ कि भाई 1.5 महीना 2 महीना चुनाव होते वो हमको चलता, लेकिन रिजल्ट 2 घंटों में चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो ये जो सारी चीज़ें आप कहते बैलेट से नहीं करेंगे तो आप 50% भी पेपर ट्रेल नहीं गिनना चाहते, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसके वजह से हमारे यहाँ हमने एक नागरिक को एक वोट तो दे दिया पर उसका मूल्य एक नहीं है। इलेक्टोरल सिस्टम उसको बर्बाद कर रहा है, और एफपीटीपी तो कॉन्स्टिट्यूशन में गलत ढंग से जो है संविधान सभा के अंदर में जब हो रहा था उस समय भी पीआर सिस्टम का कमरुद्दीन जो है, सैयद कमरुद्दीन जी ने ये किया था, और उनको बाकी भी एमपी सपोर्ट कर रहे थे। उस समय बगैर रिसर्च किए बोल दिया कि नहीं चाहिए हमको, और जो कारण बोला वो सब गलत साबित हुए आज। आपने बजट से फंडिंग की बात की है, क्या आपको लगता नहीं कि भारत में ऐसी भी हम देख रहे हैं कि चुनाव में बहुत पैसा जो है बहुत खर्च किया जाता है? पिछले सारी जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी उसमें बीजेपी का 165 करोड़ के समथिंग का बताया गया था, कांग्रेस का 135 के आसपास का बताया गया था। इतना पैसा खर्च होता है, बजट से फंडिंग करने पर क्या सरकार के ऊपर में जो पैसे का कर्ज है वो बढ़ेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल कम होगा। देखिए, एक पहली बात तो डेमोक्रेसी जो है वो तो डेमोक्रेसी का एक कीमत भी होती है। अब डेमोक्रेसी में जो है वो तो नागरिकों का इलेक्शन है ना, ये जब नागरिकों का इलेक्शन है तो टैक्स भी तो नागरिक ही देते हैं, तो और सरकार जो है फिर उसके ऊपर अगर कर्जा आती है तो सरकार भी तो बॉन्ड्स इशू करती है या करेंसी छापती है, नोट छापती है उसको डेब्ट को रिमूव करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप प्राइवेट फंडिंग को बंदी कर दे और पूरा इलेक्ट्रल फंडिंग जो है बजट से हो, या इलेक्ट्रल फंड जैसे मैंने कहा कि जिसको जो टैक्स देना हमें रिबेट चाहिए वो उसमें डोनेट कर ले और उसमें अच्छा खासा टैक्सेशन का उसको कंसेशन मिल जाए और बचा हुआ पैसा बजट से दे दे, तो एक्चुअली पैसा कम लगेगा चुनाव में। अब ये जो 30-40 हज़ार करोड़ लगता है लोकसभा में, और इक्वल उसका कैलकुलेशन स्टेट का अगर किया जाए तो दोनों लोकसभा और विधानसभा मिला लो तो आप पूरा 60-70-80 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो 5 सालों में, तो ये कम हो जाएगा। मेरे कैलकुलेशन मैंने किया था, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 10,000 करोड़ में तो लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, और अभी तो पिछले लोकसभा में 30,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है। चुनाव में सुधार की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वोट देने के लिए ज़रूर बातें हो रही है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो या पार्टियों के माध्यम से। तो क्या आपको लगता है कि भारत के वाकई में चुनावी व्यवस्था में ही सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लोगों का, जिसको हम कहते हैं वन मैन वन वोट, वन मैन वन वैल्यू, वो साकार हो सके? जब तक चुनावी व्यवस्था भारत की प्रातिनिधिक और फेयर नहीं होगी
डेमोक्रेसी हमारे देश में सही मायने में साकार नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी रूल नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज़ अबाउट मेकिंग एवरी वोट रिप्रेजेंटेटिव, यानी हर वोट को रिप्रेजेंटेशन मिले, ये डेमोक्रेसी होता है। जब हर वोट का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें मेजॉरिटी होगी तब जाके डेमोक्रेसी पूरी होगी। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट डिस्कशन, डायलॉग एंड यू सी डेलिब्रेशन एंड डिसीजन। समझ रहे हैं आप? तो डेमोक्रेसी में केवल भाई मेरे पास सीट ज़्यादा आ गई तो मैं बन गया, तो वो राजा होता है, वो प्रतिनिधि नहीं होता। इसलिए तो अमित शाह कहते हैं ना, उनकी भाषा देखो, प्रचंड बहुमत मिलेगा। अरे प्रचंड बहुमत 35% में आपको, उनको मालूम है कि हमको 202 से ज़्यादा सीटें आएंगी, 250 आ जाएंगी, 2% 1% भी इधर हो, तो कहेंगे प्रचंड बहुमत मिलेगा। अरे अमित शाह जी, अगर प्रचंड बहुमत का मतलब होता है 100 में से 70% वोट लेना, वो मिल रहा है क्या बीजेपी को? नहीं मिल रहा है। पर भाषा ऐसी बोलेंगे क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इलेक्ट्रल सिस्टम में वीकनेस है, और इलेक्ट्रल सिस्टम को अप्रातिनिधिक रखने में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एफपीटीपी गलत ढंग से आया, और उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो यूरोप के अंदर में, आप देखिए आइडिया इंटरनेशनल का सबसे अच्छा रिसर्च है इसमें। फिर यूरोपियन, जिसको वेनिस कमीशन कहा जाता है, यूरोपियन कमीशन फॉर डेमोक्रेसी, उसने बहुत रिसर्च किया है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें रिसर्च नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों को लाना चाहिए था, पर हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी का भी व्यू इस पर जो है वो क्लियर नहीं रहा है। अगर इंडिया में मैं नाम लेना चाहूँ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जब 67 एमपीज़ थे तब उनको इसको पुश करना चाहिए था। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं लाती है तो वो बिल स्वयं उनको लाना चाहिए था पार्लियामेंट में, वो नहीं किया और गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी हिपोक्रेसी की है कम्युनिस्ट पार्टी ने इस विषय के ऊपर में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बातें हो रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बातें हो रही है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम ये चीज़ देख रहे हैं कि संसद की जो मर्यादा है वो लगातार तार तार हो रही है। विधानसभाओं में सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि आपने जो कहा डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन होना चाहिए, वो कहीं होते हुए नहीं आ रहा। और ये पिछले 10-12 सालों से और भी इसमें गिरावट आई है। इसके पीछे क्या कारण है? और इससे जो जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले नेता है, जो नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन जहां से जन नेता बनते हैं पॉलिसी लेवल पर, जो पार्लियामेंट है या असेंबली है, वहां से ये साकार होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या मेजर कारण है और इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या सोच है? देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनशिप। द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनशिप। यानी जिस तरह की नागरिकों की क्वालिटी होती है उस तरह से जो है उनके लीडर्स की क्वालिटी होती है, प्रतिनिधियों की क्वालिटी होती है। तो एक तो मतलब आप मान रहे हैं कि भारत में जो नागरिकों की क्वालिटी, सिविल सोसाइटी, सिविल लाइफ में हमारे यहाँ कमी है। देखिए, गाली गलौज, दंगा फसाद, करप्शन, ये जो मेरे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिले उसको नहीं मिले, उसके लिए लड़ाई झगड़ा, धर्म जाति, ये सब जो बहुत बातें हैं, ये तो सोसाइटी के अंदर में भी बहुत चलता है। उसी तरह के लोग वो पॉलिटिशियन गेम प्ले करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं भी स्वयं 2024 में संसद में जाना चाह रहा हूँ कि आखिर आप, ठीक है सोसाइटी में कहीं ये वीकनेसेस हो, लेकिन जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, जब आप लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स बन रहे हैं तो आपको भी अपना एक थिंकिंग और जो एक आपका जो कंडक्ट है उसको जो है वो डेवलप करना चाहिए। ये तो हर जनप्रतिनिधि का जो है एक दायित्व है, एक रोल है, हर पार्लियामेंट एमपी का और एमएलए का होना चाहिए। तो ये तो एक इशू है, लेकिन इसके साथ पार्लियामेंट के जो रूल्स है और जो असेंबली के रूल्स है उसमें भी कुछ वीकनेसेस है, उसमें भी बहुत अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वो अगर होगा, ये होगा और वो भी होगा, और चुनावी व्यवस्था जब सुधर जाएगी तो इसमें आपको 70-80% जो है वो सुधार दिख जाएगा इंडिया में। देश में जो है करोड़ों करोड़ जनता ऐसी है जो चीख रही है, पुकार रही है कि हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में। इसको लेकर आपके पास में क्या विज़न है? जैसा आपने कहा है कि 2024 में आप पार्लियामेंट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ये जो तैयारी है, तो यही जो मुद्दे होते हैं प्रमुख, जिसमें विकास की बातें हो या जनता के लिए काम करने की बातें हो, तो आप किस तरह से काम करेंगे और आप इसको लेकर कितने सतर्क है, अलर्ट है, और आगे इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, एक स्लोगन चला पहले, बिजली सड़क, पहले था रोटी कपड़ा मकान, फिर था बिजली सड़क पानी, बराबर है। मैं इसमें एडिशन कर देता हूँ, ये दोनों स्लोगन थोड़े अभी पुराने हो गए, कमज़ोर हो गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संपत्ति। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संपत्ति, ये 4 चीज़ों पर यदि काम किया जाए, शिक्षा, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिज्म एंड ऑल वर्ल्ड नॉलेज,
ठीक है, तो इस तरह का हो एंड एजुकेशन शुड बी वेरी वेरी चीप, वेरी एसेसेबल, ठीक है, ये एक बात होना चाहिए। और फ्री थिंकिंग से एजुकेशन दिया जाए, साइंटिफिक थिंकिंग से। एजुकेशन यानी शिक्षा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ में जो है आपकी हेल्थ में न्यूट्रिशन भी ऐड हो जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन खाने पीने से भी हेल्थी होती है। उसके साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ में मैं संपत्ति कह रहा हूँ। तो संपत्ति जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें बिज़नेस है ना, तमाम तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के बिज़नेस है, तमाम तरह का प्रोडक्शन है, तमाम तरह का सर्विसेज है, और जो लोग ये कर सकते हैं वो अच्छा है, जो नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी हम वेल्थ कैसा दे डायरेक्टली उनको, डायरेक्ट वेल्थ दी जा सकती है, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल वेल्थ, तो ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति, ये 4 चीज़ों पर अगर फोकस करके अगर नीति कर लिए जाए ना, तो एपीआई जैसी गवर्नमेंट है तो मेरा ये दावा है 10 साल में इंडिया का पिक्चर चेंज होगा, और 25 साल में, एक पीढ़ी में हम अमेरिका चाइना के बराबर आ सकते हैं।